नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आपको पता है कि पीटी 365 एनवायरनमेंट का जो पोर्शन या फ्री इनिशिएटिव चल रहा है, उसी के में लेक्चर 7 हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले 3.2.12 में हम लोग जो देख रहे हैं वो है सुर्खियों में रहे संरक्षित क्षेत्र, यानी कि प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज़। तो इसमें से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि काफ़ी सुर्खियों में रहे, जिसमें से गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का ये क्षेत्र है जिसको जीएनपी लिखा हुआ है। फिर ये आपका उत्तराखंड के एरिया में पड़ता है, यहाँ से आप जान सकते हैं कि कौन सा स्टेट है। उसके बाद दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये भी न्यूज़ में रहा। कमलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। बूरा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य असम में पड़ता है। दम्फा टाइगर रिजर्व ये आप मिजोरम में पड़ता है। फिर नेक्स्ट है पीटीआर या पलामू टाइगर रिजर्व जिसको लिखता है, ये बिहार के नीचे झारखंड में पड़ता है। ठीक है, झारखंड का पोर्शन है। फिर आता है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। और नेक्स्ट है डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी आपका उड़ीसा में ही पड़ता है। लमेरू हाथी रिजर्व LER जिसको लिखा हुआ है, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ये आंध्र प्रदेश में है। उसके अलावा मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान ये भी आंध्र प्रदेश में है। और कलाकड़ टाइगर रिजर्व या कलाकड़ मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व KMTR जिसको बोलते हैं, ये भी आपका तमिलनाडु में ही है। अगर आंध्र प्रदेश बोल रहा था तो तमिलनाडु में है, ये तीनों तमिलनाडु में है। ठीक है। फिर है कादालुंदी वल्ली कुन्नू सामुदायिक रिजर्व KVCR जिसको बोल रहे हैं, ये केरला में है। ठीक है, ओके। तो ये कुछ टाइगर रिजर्व्स थे जो कि या संरक्षित क्षेत्र थे, बायोस्फीयर रिजर्व थे जो कि आपका न्यूज़ में थे। तो लगभग मैंने सारे कवर कर लिए हैं, तो इसको कहीं नोट डाउन करिएगा, स्टेट का नाम लिखिएगा, क्योंकि न्यूज़ में थे तो पूछे जाने की संभावना UPPCS के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। नेक्स्ट चलते हैं, जो टॉपिक है हमारा वो इसी के बारे में है, उसके बारे में कुछ चीज़ें आपको डिस्क्राइब करता है। पहला है कमलांग टाइगर रिजर्व। तो जानना है कि कमलांग टाइगर रिजर्व ने एक बटरफ्लाई वॉक और नेचर ट्रेल कार्यक्रम का आयोजन किया था। ये कमलांग टाइगर रिजर्व का अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में पड़ता है। महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र यानी कि IBM में शामिल है। इसके बारे में कुछ और नहीं जानेंगे। दूसरा है कि बूढ़ा छापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य असम में पड़ता है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए था, न्यूज़ में था, क्योंकि 40 साल बाद यहाँ पर गैंडे की वापसी हुई है। वैसे काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो गैंडों के लिए, वन हॉर्न राइनो के लिए जाना जाता है, लेकिन बूढ़ा छापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य में 40 साल पहले गैंडे जो है हट गए थे वहाँ से, या 40 साल बाद उनकी वापसी हुई है, इसलिए ये न्यूज़ में है। ये असम के सोनितपुर जिले में जो है स्थित है। तीसरा है लमेरू हाथी रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ में है। कोयला मंत्रालय ने लमेरू हाथी कॉरिडोर या हाथी गलियारे में आने वाले कोयला खदानों को डी नोटिफाई करने के छत्तीसगढ़ सरकार से अनुरोध किया था और इसको स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, बेसिकली ये जो आपका हाथी रिजर्व है, ये उड़ीसा और झारखंड से छत्तीसगढ़ की ओर जो विचरण करते हैं हाथी, उनमें ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, और इसी संघर्ष को, मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए ही लमेरू हाथी रिजर्व की स्थापना की गई थी। ये हसदेव अरण्य राज्य के छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में जो स्थित है उसका एक हिस्सा है। ठीक है, तो लमेरू हाथी रिजर्व मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हसदेव जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या हसदेव जो अब अरण्य है वो काफ़ी न्यूज़ में रहा, क्योंकि वहाँ पर वनों की कटाई काफ़ी ज़्यादा हुई है। आप उसको इंटरनेट पर एक बार देख भी सकते हैं, और अगर आपने न्यूज़ में अपडेट रहे हो तो आपको पता भी चला होगा। तो कोरबा जिले में जो स्थित था उसी का एक हिस्सा है आपका लमेरू हाथी रिजर्व, और इसको छत्तीसगढ़ के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, जो हसदेव टाइगर रिजर्व है उसको। ठीक है, अगला आता है झारखंड में। तो यहाँ पर पलामू टाइगर रिजर्व है, और पलामू टाइगर रिजर्व जो है महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र यानी कि IBA में भी शामिल है। ठीक है, इसकी अवस्थिति एग्जैक्टली कहाँ पर है, तो छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न पोर्शन में स्थित है ये। मिजोरम में आता है दम्फा टाइगर रिजर्व। देखिए, स्टेट का नाम याद रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे पहले तो जो भी संरक्षित क्षेत्र है उसका नाम, और वो किस स्टेट में पड़ता है उसका नाम, अगर कोई इंपॉर्टेंट रिवर आसपास में है तो उसका नाम। ठीक है, और जहाँ पर ये चीज़ जरूरी होगी कि वो किस लिए जाना जाता है या कौन सा कोई प्रजाति वहाँ पर संरक्षित है, तो उसके बारे में मैं आपको बताते चलूँगा।
ठीक है। तो दम्फा टाइगर रिजर्व जो है वहाँ पर मेढक, जिसको टॉड भी बोलते हैं, उसकी एक नई प्रजाति खोजी गई है। उस टॉड का नाम है बुफोइड्स भूपति। तो नाम याद रखेंगे कि बुफोइड्स भूपति जो है वो हाल ही में खोजा गया है दम्फा टाइगर रिजर्व में। तो किस चीज़ की प्रजाति है? तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, तो एक टोड या फिर मेढक अगर देता है तो करेक्ट ऑप्शन होगा, उसको चूज करना है। कहाँ पर स्थित है? तो मिजोरम में स्थित है, पश्चिमी भाग में लुशाई पहाड़ियाँ जहाँ पर है, लुशाई हिल्स, वहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको पता है कि मिजोरम अभी जल रहा था, ठीक है, कुछ समय पहले, 6 महीने 8 महीने पहले। आपको पता है कि जो वहाँ की कुकी और नागा वहाँ की ट्राइब्स हैं, जो रहने वाले बासिंदे हैं, उन लोगों में पहाड़ी क्षेत्रों पे और जो आपका मैदानी भाग है, उन दोनों इलाकों में रहने को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, ठीक है। तो दम्फा टाइगर रिजर्व, फिर से स्टार मार्क कर रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट होगा, एग्जामिनेशन में पूछने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये भी आईबीए में जो है यानी कि महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र में शामिल है। यहाँ पर 2 नदियाँ प्रवाहित होती हैं। पहला है, पढ़ लीजिएगा, कुछ तुई पुई नदी है और दूसरा तेईरेई नदी है, ठीक है। तो ख्वांग थलांग तुई पुई नदी और दूसरा तेईरेई नदी यहाँ पर पाई जाती है दम्फा टाइगर रिजर्व के आसपास में। केरल में आपका कडलुंडी नदी के जो मड फ्लैट हैं या पंख के मैदान यानी कि कीचड़ के जो मैदान हैं, उनके सिकुड़ने से तटीय पक्षियां वहां से दूर हो रहे हैं। तो यहाँ पर कडलुंडी वल्लीकुन्नू जो क्षेत्र है वो केरल का है और इम्पॉर्टेंट है। फिर दूसरा है सामुदायिक रिजर्व केवीसीआर। केवीसीआर एक आपका उसी का पूरा नाम है, सॉरी, कडलुंडी वल्लीकुन्नू सामुदायिक रिजर्व ही पूरा नाम है, ठीक है। तो इसके बारे में एक चीज़ और बताता है कि भारत का पहला रिवर फ्रंट सामुदायिक रिजर्व है। ये पॉइंट जो है नोट डाउन करिएगा कि ये भारत का पहला रिवर फ्रंट सामुदायिक रिजर्व है। 2002 में वन्यजीव संशोधन अधिनियम के जरिए इसको जो है संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था और यहाँ पर जो नदी है उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसका नाम है कडालुंडी नदी। वन का प्रकार यहाँ पर मैंग्रोव है। तो याद रखेंगे इसको। यूनानी व्यापारी जब यहाँ आए तो उन्होंने इसको टिंडिस नाम से पुकारा था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उड़ीसा में डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि महानदी के हीराकुंड जलाशय के आसपास में स्थित है। डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ नहीं है, डिब्रूगढ़ है। डिब्रूगढ़ जो है आपका असम में पड़ता है। फिर आता है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये आपके उड़ीसा के सिमलीपाल में है। ये तो आपको जानकारी होनी चाहिए या होगी भी कि सिमलीपाल कहाँ स्थित है, काफ़ी फेमस है। तमिलनाडु में है मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान में पुलिस ने अवैध शिकार पर अंकुश लगाने के लिए यहाँ पर निगरानी बढ़ा दी थी, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में था। तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियाँ जो स्थित हैं उसी के आसपास में ये मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, नीलगिरी जैव अभ्यारण्य, उसी का एक हिस्सा है, ठीक है। अगला देखते हैं कलक्कड़ मुंडन तुरई टाइगर रिजर्व KMTR। ये भी आपका तमिलनाडु में ही स्थित है और मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि KMTR के अंदर जो है लोगों के प्रवेश को वर्जित कर दिया जाए। मतलब कि एक तरह का अतिक्रमण वहाँ पर हो रहा था, तो उसके प्रवेश को वर्जित करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट में एक प्ली लगाई गई थी, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। ये भी दक्षिणी पश्चिमी घाट के आसपास में स्थित है। अगला आता है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, पहले से स्टार लगा हुआ है। ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ATR जो है वो तमिलनाडु वाले हिस्से में स्थित होता है और ये कैट्स के अंतर्गत आता है, मतलब कि कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैट्स की मान्यता प्राप्त है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व को। इसके अलावा अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर गंगोत्री टाइगर उद्यान यानी कि GNP है, गंगोत्री नेशनल पार्क। ये यहाँ पर एक डिसीजन हुआ कि GNP की 50 हेक्टेयर भूमि को ITBP को देते हैं, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस को देने का निर्णय लिया गया है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे संरक्षित क्षेत्र अगर किसी सेना को या कहीं और दिए जाते हैं तो वो चीज़ एक तरह से न्यूज़ में आ जाती है। फिर आता है उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में क्या हुआ कि मादा रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो पाई गई हैं और ये भी आपका कैट से मान्यता प्राप्त है और IBA के अंतर्गत भी शामिल है, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास 2 अभयारण्य किशनपुर और कतरनिया घाट आते हैं। अवस्थिति इसकी भारत नेपाल सीमा पर है, ठीक है। जैसा कि फोटो में भी आपने देखा था, तो एक बारी फोटो फिर से देख लेंगे तो आप देखेंगे कि दुधवा टाइगर रिजर्व इंडो और नेपाल यहाँ पड़ेगा, ठीक है। ये पोर्शन नेपाल का है, तो इसके बॉर्डर पर स्थित है। इसके अलावा जितने टाइगर रिजर्व हमने पढ़ा है सब कुछ फोटो में है, तो
कोशिश करिएगा कि एक बार भारत का मैप बनाइएगा और उसमें जितने टाइगर रिजर्व अभी हमने बताए हैं उसको स्टेट वाइज दिखा लीजिएगा, वही आपका नोट्स हो जाएगा। जो कैट्स में शामिल है उसको कैट्स के थ्रू दिखा लीजिएगा, जो आईबीए में है वो आईबीए के थ्रू दिखा लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए मैं एक चीज़ और कहता हूँ कि कोशिश करिए कि जितनी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सपोज़ करो, हाँ एक बात और कहनी है कि सपोज़ करिए आपको वीडियो में कोई कमी लगती है, तो आप केवल ये मत बोलो कि वीडियो ऐसे था वैसे था, आप उसमें प्रॉपर ये कमेंट लिखिए कि ये चीज़ होती तो ये इम्प्रूवमेंट कर सकते थे, या ये चीज़ की कमी लग रही है। तो होता क्या है कि वीडियोज़ के कमेंट्स जो है अमूमन जो व्यक्ति भी वीडियो बना रहा है उसके द्वारा एक बारी तो कम से कम स्क्रॉल करके पढ़े ही जाते हैं। तो अगर कोई अच्छा सजेशन होगा, आप बिल्कुल बुराई कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको मीठा खाना पसंद हो या सबको खट्टा खाना पसंद हो, ठीक है। तो अगर वीडियोस में कहीं आपको लगता है कि कुछ ग्लिच है, कुछ कमी है, तो आप कमी भी बता के जाओ कि नेक्स्ट वीडियो में लोग उसको इम्प्रूव कर पाएँ, खासकर मैं इम्प्रूव कर पाऊँ और अपने आप को बेटर परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर जो है तैयार करूँ। अब इस पोर्शन के बाद जो दूसरा है 3.2.13, वो हम लोग देखते हैं कि सुर्खियों में रही कुछ अन्य प्रजातियाँ, स्पीसीज इन न्यूज़। तो वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार साइट्स के परिशिष्टों के अंतर्गत आने वाली प्रजातियों को अधिनियम की अनुसूची 4 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। अब कुछ टेरेस्ट्रियल स्पीसीज के बारे में जानते हैं, बेसिक चीज़ें जानेंगे, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, मतलब इसमें दिया काफ़ी कुछ है, लेकिन जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं बस उतनी चीज़ें ही बोलूँगा और उतनी चीज़ें ही आप सुनेंगे। पहला कि हंगुल या स्टैग जिसको बोलते हैं, कश्मीरी स्टैग बोलते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि 10% की वृद्धि देखी गई है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये चीज़ याद रखेंगे। सीआर श्रेणी में है, सीआर IUCN की श्रेणी है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड दिखाती है। अनुसूची 1 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में इसको रखा गया है और साइट्स के भी परिशिष्ट 1 में रखा गया है। इतनी चीज़ें नहीं जाननी है, बस जानना है कि किस तरह का है। तो स्टैग या कश्मीरी हंगुल जिसको बोलते हैं वो आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्थिति में था, लेकिन 10% की वृद्धि यहाँ पर देखी गई है, तो ये गुड न्यूज़ है, ठीक है। कहता है कि ये मुख्यतः किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? तो DNP या दचगम राष्ट्रीय उद्यान जो कि कश्मीर में है वहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर जो है तमिलनाडु सरकार ने एक परियोजना शुरू की है अभी हाल ही में, नीलगिरी तहर परियोजना, तो उसके अंतर्गत जो है ये न्यूज़ में आता है। इंडेंजर्ड की स्थिति में है ये, और ये भारत में एकमात्र पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली खुर वाली प्रजाति हैं। मतलब इनके खुर होता है, जैसे पैर आपने देखा होगा गाय वाय के, ठीक है, तो इस तरह से खुर रहता है ना उनके, तो दक्षिण भारत में पाई जाने वाली एकमात्र पर्वतीय खुर वाली प्रजातियां हैं नीलगिरी तहर, ठीक है। कहाँ इसका वो मिलता है, आपका वर्णन मिलता है? तो 2 जगह मिलता है। पहला तो मिलता है शिल्पाधिकारम में, जिसको अलांगो अधिगल ने लिखा था। शिल्पाधिकारम, अगर आपने संगम युग पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें चोल चेर इत्यादि राज्यों के बारे में अगर आपने पढ़ा हो, तो उसमें अलांगो अधिगल एक महाकाव्य है जो कि शिल्पाधिकारम एक महाकाव्य है जिसे अलांगो अधिगल ने लिखा है। और दूसरा है यहाँ पर, और दूसरी ये जो बुक लिखी है इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, मुझे लगता है कि ये जीवक चिंतामणि होना चाहिए, ठीक है, और इसको तिरुक्त देवर ने लिखा था। तिरुक्त देवर जो तमिल कवि हैं उन्होंने लिखा था। इन दोनों जो महाकाव्य हैं उनमें शिल्पाधिकारम में भी और जीवक चिंतामणि में भी नीलगिरी तहर का जो है वर्णन मिलता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा नीलगिरी तहर के बारे में, और इंडेंजर्ड श्रेणी में आता है, ये भी एक चीज़ है। इसके अलावा तमिलनाडु का राजकीय पशु है और 7 अक्टूबर को नीलगिरी ताहर दिवस घोषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है संगाई हिरन। तो आपको पता है संगाई हिरन कहाँ पाया जाता है? अमूमन लोगों को पता होगा कि कहाँ पाया जाता है। संगाई हिरन जो है मणिपुर में पाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मणिपुर अभी मैंने बताया काफ़ी न्यूज़ में था। तो मणिपुर में आपका संगाई हिरन पाया जाता है, और लोकटक झील में जल विद्युत परियोजना संगाई हिरन को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है जिससे संगाई हिरन को दिक्कत हो सकती है। इंडेंजर्ड श्रेणी में आता है। और डांसिंग डियर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डांसिंग डियर कहा जाता है, ये मध्यम आकार का एक है जिसकी अनोखे सींग के लिए ये जाना जाता है, ठीक है। केबुल लामजाओ एक तैरता हुआ जो पार्क है, ठीक है, वहाँ पर ये रहता है, वही उसका हैबिटेट है, यानी कि पर्यावास है। फिर कहता है कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की ताज़ा जल की सबसे बड़ी झील है, तैरते हुए बायोमास के लिए जानी जाती है। इसके फुंडी, बेसिकली इंग्लिश में फुंडी कहते हैं इसको, ठीक है। और रामसर कन्वेंशन जो कि
2 फेब 1971 को हुआ था आपका। कहाँ पर हुआ था? ईरान के शहर में हुआ था। वो उसके तहत लोकटक झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि या वेटलैंड के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है। मणिपुर का राजकीय पशु भी है आपका कौन? तो संगाई हिरन। ठीक है। तो दो नाम इसका याद रखेंगे, एक तो संगाई नाम है इसका, दूसरा डांसिंग डियर। ठीक है। चलिए, पेंगोलिन। पेंगोलिन क्या होता है? पेंगोलिन बेसिकली एक शल्क उसके ऊपर पाया जाता है। एक ऐसा जीव है जिसके ऊपर शल्क पाया जाता है और बिल्कुल गोल हो जाता है। ठीक है। तो एक अत्यधिक इंडेंजर्ड पेंगोलिन की एक नई प्रजाति जो है इस समय चीन में पाई गई है। इंडेंजर्ड श्रेणी में अमूमन इंडियन पेंगोलिन पाया जाता है। ठीक है। ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला ऐसा एकमात्र स्तनधारी है जो पूरी तरह शल्क से ढका हुआ है, मतलब कवर है वो इस तरह की कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों से, इस तरह का शल्क एक स्पेशल साइज के ऊपर। ठीक है। इसको खाने के लिए बहुत ज़्यादा शिकार इसका किया जाता था। जो मेल होते हैं वो 1/3 लगभग 33% बड़े होते हैं। ठीक है। ये कहता है कि अगर खतरा हो जाता है तो ये क्या करते हैं, घूम करके एक गेंद का रूप ले लेते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे राउंड शेप में घूम जाएंगे। मान लीजिए यहाँ इनका फेस है तो ऐसे बॉडी रहेगी और फिर यहाँ पर पूंछ, कुछ इस तरीके से खराब सा बनाया हूँ, लेकिन ठीक है। फिर कहता है, तो नाम याद रखिएगा, कौन सा पेंगोलिन अभी मिला है? चीन में मिला है एक अत्यधिक इंडेंजर्ड पेंगोलिन। सामान्यतः इंडियन जो होते हैं वो इंडेंजर्ड श्रेणी में पाए जाते हैं। फिर है हुलाक गिबन। हुलाक गिबन भी चीन में जो है एक वैश्विक कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के एकमात्र कपी को संरक्षण स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई है। और इसके बारे में विशेषता ये है कि ये सभी कपियों में सबसे छोटा और सबसे तेज होता है और नदी के आसपास में पाया जाता है। और ये सर्वाहारी होता है, मतलब कीड़े मकोड़े के साथ साथ जो वेज चीज़ें हैं वो भी खाता है, मतलब हर्बीवोर भी है और ओमनीवोर भी है, मतलब सर्वाहारी की श्रेणी दे दिया गया है इसको। सॉरी, कार्निवोर भी है तो ओमनीवोर इसको दे दिया गया है। रहता कहाँ है? तो एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, मतलब गर्म इलाकों में भी रहता है और उपोष्णकटिबंधीय में भी रहता है। ठीक है। फिर आता है नामदफा। नामदफा जो है वो कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और वहाँ पर एक फ्लाइंग स्क्वायरल जो पाई जाती है उसको फिर से देखा गया है। पिछले 42 साल से इसको नहीं देखा गया था, बस हम लोग बुक्स में ही पढ़ रहे थे कि फ्लाइंग स्क्वायरल पाई जाती है आपका नामदफा जो रिजर्व में। ठीक है। उसके बारे में कहता है कि ये जो है नॉक्टर्नल है। नॉक्टर्नल मतलब होता है रात्रिचर, तो ये रात में घूमने वाला जीव है और पूर्वोत्तर भारत का एंडेमिक है, मतलब केवल खास पूर्वोत्तर भारत में ही पाया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान नामदफा में पाई जाती है और खतरा क्या है कि अवैध शिकार से इसके पर्यावास या हैबिटेट को नुकसान पहुंच रहा था। अगला आता है आपका एशियाई जंगली कुत्ता, जिसको ढोल भी बोलते हैं। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में एशियाई जंगली कुत्ते को देखा गया है और इसका देखा जाना एक दुर्लभ घटना बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इंडेंजर्ड स्पीसीज है ये एक, और ये पारिस्थितिकी तंत्र के शीर्ष शिकारियों में शामिल है। शीर्ष शिकारियों मतलब जंगली कुत्ता ठीक उसी तरीके से शामिल है या उसी तरीके से उसकी वैल्यू है जैसे कि शेर की होती है। ठीक है। तो ये डॉग फैमिली का एक मांसाहारी जीव है। अगला आता है आपका एटनबरो एकिडना। एकिडना क्या होता है? एकिडना कुछ इस तरह का जीव है। ठीक है। जिसका मुंह इस तरह से होता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया में दुर्लभ एटनबरो एकिडना जो है उसको फिर से खोजा गया है और इसकी ब्रीडिंग के लिए प्रोग्राम जो है, सॉरी, ये ऊपर का दिया हुआ है, ढोल तो कुत्ता था, उसकी ब्रीडिंग के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा था। ठीक है। कहा गया कि इस प्रजाति का नाम प्रसिद्ध प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो के नाम पर रखा गया है और इसको लास्ट टाइम 1961 में देखा गया। तो एकिडना के बारे में यहाँ पे दो चीज़ और है कि इसमें लंबी चोंच होती है, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया है फोटो में। फिर एकिडना जो है निशाचर होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं और शर्मीले स्वभाव के होते हैं। ये इसमें एक मोनोट्रैम्स है जो अंडा देने वाले स्तनधारी होते हैं। तो एकिडना को हम लोग यही जानते हैं कि एकिडना ऐसे स्तनधारी हैं, ध्यान दीजिएगा, स्तनधारी है ये, फिर भी क्या देता है? अंडे देता है। ठीक है। तो एक एक्सेप्शन है, वे दांत रहित चोंच से ही अपना आहार ग्रहण करते हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, तस्मानिया के साथ साथ वहाँ पर ये पाए जाते हैं। फिर आता है एम्परर पेंगुइन। तो नॉट थ्रेटेंड की स्थिति में ये पाए जाते हैं और एम्परर पेंगुइन जो है इस सदी के अंत तक आंशिक रूप से यानी कि क्वासी एक्सटिंक्ट होने का इनका पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। ठीक है। अंटार्कटिक में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है मिथुन। मिथुन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फसाई ने FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि मिथुन, जिसका कि साइंटिफिक नेम बोस फ्रंटलेस है, उसको फूड एनिमल या खाद्य पशु के रूप में
आपका वर्गीकृत कर दिया गया है। किसने किया है? तो भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण ने। खाद्य पशु वो होते हैं जिनको खाद्य उत्पादन या मांस के लिए मानव जो है उपभोग कर लेता है। साइट्स के परिशिष्ट 1 में ये आते हैं। ये जुगाली करने वाला जानवर है, जैसे कि क्या होती है? भैंस होती है। ठीक है, भैंस आपने देखा होगा जुगाली, जिसको कडलिंग द च्यू कहते हैं, वो करती है। ठीक है, पर्यावास में ये 300 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई पे पाए जाते हैं, यानी कि थोड़े से ये ठंडे इलाके में पाए जाते हैं। भारत में इनका पर्यावास है, उसके साथ साथ अन्य अरुणाचल प्रदेश, भारत के इलाकों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इत्यादि क्षेत्रों में पाए जाते हैं और अन्य देश में म्यांमार, भूटान में भी पाए जाते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों का राजकीय पशु है, याद रखेंगे। और मिथुन का आईसीएआर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र नागालैंड में अवस्थित है। पक्षियों की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए कुछ योजना आप लोग बनाइए। ये क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और भारतीय महाद्वीप का स्थानिक या एंडेमिक एक प्रजाति था ये, जो कृषि योग्य भूमि में जहाँ पर घासें होती हैं वहाँ ये पाई जाती थी। इनको मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया के नाम से, और राजस्थान में गोडावन के नाम से, महाराष्ट्र में मधलोक के नाम से, मलधोक के नाम से जाना जाता है। पर्यावास की कुछ समस्या इनके सामने आई, हैबिटेट की कुछ समस्या आई। ठीक है, क्या आई? कि इनकी आबादी जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाई जाती थी, और जब आपका प्रदूषण बढ़ता है तो इनकी संख्या क्या होती है? कम हो जाती है। उसके अलावा हाई टेंशन बिजली के तारों के साथ टकराव हुआ तो भी इनकी संख्या कम हुई, और आवारा कुत्तों से भी इनको जो है थोड़ा परेशानी होती थी। फिर कहता है कि वेस्टर्न ट्रैगोपैन के बारे में बताता है, वल्नरेबल है इनकी स्थिति, तो इसको हम लोग यहाँ पर छोड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में ये पाए जाते थे। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है, तो ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है कि वेस्टर्न ट्रैगोपैन जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है। डोडो, डोडो काफ़ी मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने स्टार लगा के रखा हुआ है। डोडो, डोडो चूंकि ये विलुप्त हो चुका है, 17वीं शताब्दी के अंत में ये विलुप्त हो चुका है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि डोडो को दुनिया में फिर से वापस लाने के जो है कयास लगाए जा रहे हैं, यानी कि प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है संरक्षण की स्थिति एक्सटिंक्ट है। EX मीन्स एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी कि ये विलुप्त हो चुका है। ये उड़ने में सक्षम नहीं था, कबूतर की फैमिली का ये डोडो पक्षी होता था, और इसका संबंधी जो जीवित जीव है वो है निकोबार में पाया जाने वाला कबूतर या निकोबारी कबूतर। ठीक है, ये अपने पाचन में मदद करने के लिए गिजार्ड पत्थरों का उपयोग करता था। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे मिली जो मैं आपको बता रहा हूँ। गिजार्ड पत्थर क्या होते हैं? आपने पहले देखा होगा, जो मोरंग आता था ना, बजरी जिसको हम लोग बोलते हैं, लाल वाली जो बालू होती है, उसमें चिकनी गिट्टियाँ पाई जाती थी, काफ़ी सुंदर सी चिकनी चिकनी अलग अलग शेप की गिट्टियाँ पाई जाती थी। ठीक है, तो ये जो डोडो पक्षी होता था इन गिट्टियों को खाता था और पचाने में उनका उपयोग करता था। ठीक है, तो एक बार आप गिजार्ड स्टोन लिख करके सर्च कर लोगे तो आपको मिल जाएगा गिजार्ड स्टोन क्या होता था। विलुप्ति का कारण क्या था? कि वनों की कटाई कर दी गई, शिकार कर दिया गया। डच लोगों के द्वारा इस द्वीप पर लाए गए जीवों द्वारा डोडो को घोंसलों को नष्ट कर दिया गया। डच लोग जो थे, जब वो यहाँ पर आए तो कुछ ऐसे जीवों को लेकर के आए जो कि जो डोडो के घोंसलों को नष्ट करते थे। ठीक है, तो इनको जो है दिक्कत हुई और ये विलुप्त हो गए 17वीं शताब्दी के अंत तक। पर्यावास जो है ये मॉरिशस द्वीप की स्थानिक प्रजाति थी, तो ये मॉरिशस द्वीप का स्थानिक प्रजाति था। ठीक है, अगला आता है मैंग्रोव पिट्टा पक्षी या पिट्टा मोगरिंचा, इसका साइंटिफिक नेम है। ये नियर थ्रेटेंड की स्थिति में है, अनुसूची 2 में पाया जाता है। कह रहा है कि उड़ीसा में मैंग्रोव पिट्टा पक्षी की पहली जनगणना की गई है और यहाँ पर लगभग 179 पक्षियों को देखा गया है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मैंग्रोव पिट्टा पक्षी की पहली बार इसकी जनगणना की गई और 180 में से एक कम, यानी कि 179, 179 पक्षियों को यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, तो नाम बस याद रखेंगे। पर्यावास इसका भारत के अलावा, भारत के पूर्वी भाग के अलावा म्यांमार, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर में पाया जाता है। ठीक है, ये एकांत प्रिय पक्षी है और खूबसूरत सा लग रहा है आपको देखने में भी, एक बारी में समझ में आ गया होगा। फिर आता है पेंटेड स्टार्क, नियर थ्रेटेंड की स्थिति में है, आंध्र प्रदेश में बड़े झुंड में इनको देखा गया है। ठीक है, हाल ही में ये आपका कह रहा है कि दक्षिण भारत में नवंबर से मार्च तक रहता है और उत्तर भारत में जुलाई से अक्टूबर तक प्रजनन काल के दौरान ये रहता है। ठीक है, उसके अलावा आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको छोड़ देंगे। अगला पोर्शन जो है, अगला इसमें स्पीसीज़ है एक्वेटिक स्पीसीज़, कुछ जलीय प्रजातियां हैं, जिसमें से पहला है घोल या ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर। नाम कभी ना कभी सुन रखा होगा, क्यों? क्योंकि आई कुछ दिन पहले ही ये न्यूज़ में थी, बहुत सारी जगह न्यूज़ कवरेज में रही। गुजरात में इसको जो है
स्टेट फिश घोषित किया गया था घोल स्पीसीज को, ठीक है। तो घोल मछली है ये आपकी। इसकी घोषणा ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में की गई। इससे नहीं मतलब है, मतलब ये है कि कहाँ की स्टेट फिश है, तो गुजरात की स्टेट फिश है। इनका विशेषता क्या है कि औषधियों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है पहला, दूसरा व्यवसायिक महत्व भी है, कमर्शियल यूज़ भी है। इस मछली का जो स्विम ब्लैडर होता है उसकी कीमत बहुत अधिक होती है इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के भी काम में आती है। कहाँ एक्सपोर्ट होती है, तो पूर्वी एशिया के जो देश हैं, हांगकांग, सिंगापुर और मलेशिया, जो कि पैसा दे सकते हैं, वहाँ पर जो है इनका एक्सपोर्ट होता है। आई जिंगलास को तैयार करने के लिए कोलेजन के रूप में इसका उपयोग होता है। वाइन और बियर को साफ करने के लिए भी इसको किया जाता है। पारंपरिक चिकित्सा में यूरिनरी विकार से पीड़ित रोगियों के लिए रक्तस्राव को रोकने में मदद करती है ये घोल मछली, ठीक है। और उसके अलावा जो कॉस्मेटिक्स होते हैं या सौंदर्य प्रसाधन होते हैं उनको भी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। हिंद प्रशांत महासागर में फारस की खाड़ी से प्रशांत महासागर तक बड़े पैमाने पर ये घोल मछली पाई जाती है। अगला आता है घड़ियाल, ठीक है। घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो इसको भी स्टार मार्क कर लेते हैं। कहा क्या जा रहा है कि अभी सतकोसिया गॉर्ज है, कहाँ पर है, महानदी में, उड़ीसा में, ठीक है। तो घड़ियाल जो है मगरमच्छ की एक प्रजाति है। मगरमच्छ जो होता है उसको क्रोकोडाइल कहते हैं, और घड़ियाल जो होता है उसको आप, तो घड़ियाल एलिगेटर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एलिगेटर को देख करके बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो सकते आप मगरमच्छ से, क्योंकि एलिगेटर की जो चोंच होती है, इसको बोलते हैं स्नाउट, वो काफ़ी लंबी होती है, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये भी याद रखिएगा। घड़ियाल बहुत कम है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और जब सतकोसिया गार्ज के पास 35 नवजात, ठीक है, न्यू बॉर्न टाइप के घड़ियाल देखे गए, तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति है, मैंने बता दिया। कह रहा है घड़ियाल की खास विशेषता उसका स्नाउट, जो मैंने बताया कि मगरमच्छों में सबसे पतला और सबसे लंबा स्नाउट किसका होता है, तो घड़ियाल का भी होता है। मगरमच्छ के विपरीत घड़ियाल जो है गर्म रुधिर वाली प्रजातियां, यानी कि वार्म ब्लडेड स्पीसीज को खाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो वार्म ब्लडेड को ये खाते हैं, और ये अपने शरीर को गर्म करने के लिए रेतीले तटों का उपयोग करते हैं, मतलब रेतीले तटों पर ये आराम करते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि ये, इसके बाद कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें दी नहीं हुई है, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर अगला आता है रेड सैंड बोआ। तो रेड सैंड बोआ जो है दो सिर वाला सांप भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो दोनों एरिया होता है ना, ये और ये लगता है कि दोनों साइड में इसका सर है, बट होता नहीं है ऐसा, केवल वो ऐसा सर जैसा दिखाई देता है, ठीक है। ये गैर विषैला, पहला तो ये विषैला नहीं है, यानी कि नॉन वेनमस है, ठीक है। और दूसरा ये ओवो वाइप विपरस है, यानी कि आंतरिक निषेचन इसमें होता है। ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो आपका रेड सैंड बोआ है, इनमें आंतरिक निषेचन होता है। काली जादू के लिए सौंदर्य प्रसाधन और कुछ दवाइयों में इसका उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी भारी मांग होती है। भारत के अलावा पाकिस्तान और ईरान में भी ये पाए जाते हैं। नाम एक बार देख लीजिए, रेड सैंड बोआ, ठीक है। डांसिंग फ्रॉग काफ़ी न्यूज़ में रहा है। डांसिंग फ्रॉग क्यों न्यूज़ में रहा है? क्योंकि कह रहा है कि ये जो है आपका आईयूसीएन के पश्चिमी घाट में ये तो पाया जाता है डांसिंग फ्रॉग, ठीक है। और सर्वाधिक संकटग्रस्त उभयचर प्रजातियों में से एक है, ठीक। होता क्या है कि इनका फूट जो होता है वो फ्लैंगिंग होता है, इसीलिए इनका नाम डांसिंग फ्रॉग रखा गया। इनमें नर मेढक जो होते हैं अपने पिछले पैरों को एक एक करके फैलाते हैं और नृत्य की मुद्रा में अपनी जालीनुमा जो होती है पैर की अंगुलियों को तेज गति से हवा में लहराते हैं। इस प्रजाति को आक्रामक प्रजातियों, भूमि उपयोग परिवर्तन, चरम मौसम आदि से खतरा होता है। ये पश्चिमी घाट की स्थानीय प्रजाति है, ठीक है। देखिए इस तरह से ये जो है नाच रहा है, ठीक है ना। अगला है आपका पीले रंग के पेट वाला समुद्री सांप, ठीक है। ये लीस्ट कंसर्न स्थिति में आता है, काफ़ी ये विषैली प्रजाति होती है। अभी अभी इसको देखा गया है, कहाँ पर देखा गया है, तो बंगाल की खाड़ी के तट पर इसको देखा गया। फिर गुच्छी मशरूम काफ़ी महंगा होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका गुच्छी मशरूम। कह रहा है कि मौसम के अप्रत्याशित पैटर्न, जो आपका बिल्कुल भी अनसर्टेन पैटर्न चल रहा है, या बसंत की जल्दी शुरुआत ने गुच्छी मशरूम संग्रह करने वालों के समक्ष संकट पैदा कर दिया। इसको मोरल मशरूम के नाम से जानते हैं, और ये सबसे महंगे फंगस में से एक है। पहले तो मशरूम जो होता है वो फंगस होता है। लास्ट टाइम जो मैंने बताया था कि फंगा वर्ड, फ्लोरा, फाना और फंगा में ट्रिनिटी बताया था ना, कि 3F की ट्रिनिटी होती है जिसपे टोटल इन्वायरमेंट या पृथ्वी टिकी होती है, ठीक है। तो उसमें फंगस जो होता है, मशरूम उसका एक उदाहरण है, ठीक है। तो ये सबसे महंगे फंगस में से एक आता है गुच्छी मशरूम या आपका मोरल मशरूम, नाम याद रखिएगा। ये सड़ती हुई लकड़ी के लट्ठों पर गुच्छों में उगता है, ठीक है। इसमें होता क्या क्या है, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। पोटेशियम पाया जाता है, ठीक है, जो कि सेंधा नमक में भी पाया जाता है। विटामिन डी पाया जाता है, तांबा पाया जाता है यानी कि कॉपर, और एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी पाया जाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर यानी कि ठंडे इलाकों में ही ये देखने को मिलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आता है बाओबाब। तो बाओबाब जो है वो नेक्स्ट ईयर टू मतलब कि 2022 में ही न्यूज़ में था, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। बाओबाब जो है, बाकी भील जनजाति वन विभाग के इस निर्णय का विरोध कर रही है कि ये लोग कह रहे थे वन विभाग वाले कि इसके व्यावसायिक उपयोग के लिए बाओबाब को काटने की अनुमति दे दिया जाए। ठीक है, तो भील विभाग का जो भील जनजाति है या भील ट्राइब्स है, हो सकता है कि उनका कोई जो है स्पिरिचुअल या इस तरीके का कल्चरल उनका कुछ जुड़ाव हो, उससे लगा हो या उनकी हेरिटेज में शामिल हो, इसलिए उसको जो है काटने का विरोध कर रहे थे। कहा जाता है कि ये काफ़ी समय तक 2000 सालों तक जो है ये जीवित रहते हैं, और ये अपने असामान्य तना जो देख रहे होंगे आप, इनका एक सिलेंड्रिकल बैरल टाइप इनका जो तना है या स्टेम है, उसी के लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, फिर आता है जंटियाना कुरू। जंटियाना कुरू जो है विलुप्त होने से बचा लिया है किसने? तो उत्तराखंड वन विभाग ने बचा लिया है। कहता है कि 12 मासीय औषधीय पादप है ये। पहले तो औषधि है, यानी कि मेडिसिनल प्लांट है, और 12 महीने ये खिलता है। किस रंग का? नीले रंग का खिलता है, और हल्के हल्के अधर पर सफ़ेद धब्बे होते हैं। ठीक है, इसे सामान्यतः हिमालयन जेंटियन या ट्रेमैन कहा जाता है। तो नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अभी इसको विलुप्त होने से बचा लिया गया है। ठीक है, उसके अलावा कुछ और नई खोजें हैं जिसमें मुझे 2-3 ठीक लगा, तो वो मैंने यहाँ पर टिक कर दिया। ठीक है, पहला है आपका बैटिलिपेस कलामी। तो बैटिलिपेस कलामी है समुद्री टार्डिग्रेड की एक नई प्रजाति का नाम पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। ठीक है, कह रहा है कि टार्डिग्रेड्स या वाटर बियर जिसको कहा जाता है, 8 पैरों वाला सूक्ष्म जीव होता है। ठीक है, ये एक्सट्रीमोफाइल प्रजाति से संबंधित है और 30 वर्षों तक किसी भी परिस्थितियों में भोजन या पानी के बिना भी जीवित रह सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये प्रजाति जो है चरम परिस्थिति आ जाएगी तो भी 30 साल तक खाना नहीं खाएगी, तो काफ़ी विशेष है। ठीक है, तो बैटिलिपेस कलामी नाम याद रखिएगा, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर इसको रखा गया है। नेक्स्ट मैंने एक टिक किया है बदीस लिमाकुमी। नागालैंड की मिलक नदी से ताजे जल की एक छोटी मछली खोजी गई थी जिसका नाम है बदीस लिमाकुमी। ठीक है, नेक्स्ट आता है वन के बारे में। 3.3 जो टॉपिक है वन के बारे में, तो इसमें आता है इको सेंसिटिव जोन। हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे और फिर 2 टॉपिक छोड़ करके हम लोग डायरेक्टली आएंगे आपके समुद्री क्षेत्र या अर्धभूमि, तटीय भूमि और महासागर के बारे में। ठीक है, तो पहले पहला टॉपिक देख लेते हैं क्या है। आइए पहले ESZ पढ़ लेते हैं, इको सेंसिटिव जोन। तो इको सेंसिटिव जोन या ESZ है क्या? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दचिगम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास जिसको बाल्टाल भी बोलते हैं, और ओवेरा अरु वन्यजीव अभयारण्य के लिए ESZ अधिसूचना का मसौदा एक जारी किया है। अब ESZ होता क्या है पहले इसको जान लेते हैं कि एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह से यूज़ किया जाता है संरक्षित क्षेत्रों के आसपास में। ठीक है, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना जो 2002 से 2016 तक की थी, उसमें ESZ के निर्धारण के बारे में प्रावधान किया गया था, और ESZ को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 का है उसके तहत जो है अधिसूचित किया गया है। बेसिकली 3 गतिविधियां ESZ के भीतर होती हैं। पहली जो प्रोहिबिटेड है, दूसरा रेगुलेटेड और तीसरा परमिसिबल। क्या चीज़ स्वीकृत है, क्या विनियमित है, यानी कि रेगुलेशन के हिसाब से रेगुलेट किया जाता है, कितनी मात्रा में उसको अलाउ करना है, और तीसरी चीज़ प्रोहिबिटेड है। तो प्रोहिबिटेड क्या चीज़ है? जैसे आप कोई 100 मिल्स नहीं डाल सकते हैं किसी भी आपके संरक्षित क्षेत्र के अंदर, ठीक है ना, खनन नहीं कर सकते हैं, वाणिज्यिक खनन नहीं कर सकते हैं, या प्रदूषणकारी कोई भी उद्योग या जल विद्युत परियोजनाएं नहीं लगा सकते, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या कोई भी प्रदूषण करने वाली ऐसी परियोजनाएं वहाँ पर उद्योग नहीं लगा सकते हैं। आपका विनियमित या रेगुलेटेड में क्या क्या आ सकता है वहाँ पर? ESZ यानी कि इको सेंसिटिव जोन के अंदर तो वृक्षों की कटाई आ सकती है, लेकिन रेगुलेटेड मैनर में, जब वहाँ का जो संस्थान को चला रहा है, यानी कि उस संरक्षित क्षेत्र को जो चलाने वाली संस्था है, अगर वो आपको अलाउ करती है तो आप वृक्षों की कटाई कर सकते हैं। कृषि प्रणाली में व्यापक परिवर्तन भी तभी कर सकते हैं। भूजल संचय, होटल और रिजॉर्ट की स्थापना सहित प्राकृतिक जल संसाधन का व्यावसायिक उपयोग भी तभी किया जा सकता है जबकि वो चीज़ अलाउड हो। तीसरी स्वीकृत में क्या है, क्या है, स्थानीय समुदाय जो वहाँ के हैं, वहाँ अगर वो लोग कृषि कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, वर्षा जल संचय कर रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें परमिसिबल हैं, वहाँ पर वो कर सकते हैं। आगे कहता है कि जो आपका दचिगम राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में थोड़ी बातें जानते हैं। एक चीज़ इसमें और जानने योग्य है कि
जो राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002 से 16 के बीच में आई थी, उसके अनुसार ये कहा जाता है कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर की भूमि को ईएसजेड यानी कि इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया जाना है। लेकिन 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रत्येक जो भी संरक्षित वन है, राष्ट्रीय उद्यान है और वन्यजीव अभयारण्य है, इनके चारों ओर के 1 किलोमीटर का क्षेत्र भी ईएसजेड में आना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो भी वन्यजीव अभयारण्य है उसकी सीमाओं के 10 किलोमीटर के भीतर की भूमि को ईएसजेड के रूप में अधिसूचित करिए, और उसके बाहर की 1 किलोमीटर की भूमि को भी आप, चारों ओर की भूमि को भी जो है ईएसजेड में शामिल कर दीजिए। हालांकि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक निर्णय दिया कि ऐसे क्षेत्रों पर ये निर्णय नहीं लागू होंगे जहां पर मसौदा और अंतिम अधिसूचना से पहले ही ये चीज़ें जारी हो चुकी हैं, यानी कि जिसके बारे में मसौदा और अंतिम अधिसूचना पहले ही जारी हो चुकी है। और उन क्षेत्रों पर भी नहीं लागू होगा जहां पर राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राज्यीय संस्थाओं या सीमा साझा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 2 राज्यों के बीच में आता है, सपोज करो कि छत्तीसगढ़ के बीच में आ रहा है और दूसरा आपका नीचे आंध्र प्रदेश के आसपास में आ रहा है। ठीक है, तो इसके जंक्शन पर भी इस तरह की कोई भी निर्णय लागू नहीं होंगे कि 1 किलोमीटर के आउटर पेरिफेरी में भी ईएसजेड जो है बनना चाहिए। हाँ, 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह की खनन गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी कि बाहर भी कोई खनन की अनुमति इको सेंसिटिव जोन के बाहर भी नहीं दी जाएगी। दच्चिगम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानते हैं, तो पहले तो दच्चिगम पड़ता कहाँ है, तो ये आपका पड़ रहा है जम्मू कश्मीर में, लेकिन ये बेसिकली बॉर्डर पर पड़ता है जम्मू कश्मीर और हिमालय की जबरवान पर्वत श्रृंखला के पास। डल झील के जो जल ग्रहण क्षेत्र है उसके लगभग आधे भाग पर दच्चिगम राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। मार्शल झील से निकलने वाला दच्चिगम नाला इसमें आकर मिलता है। तो दच्चिगम बेसिकली एक नाला है जो कि मार्शल झील से निकल रहा है और उसी के ऊपर जो आपका दच्चिगम राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारी जीव जंतु पाए जाते हैं, इसमें हंगुल या कश्मीरी स्टैग या बारहसिंगा जो है प्रमुख होता है। वनस्पतियों की बात की जाए तो थोड़ी हिमालयी नम शीतोष्ण जो है जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। ठीक, तो ये एक टॉपिक कवर किया है। दूसरा टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक हम लोग कवर कर लेते हैं सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी या सीईसी के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग किया और नए सीईसी का गठन कर दिया। यह समिति पर्यावरणीय मुद्दों के निपटाने का काम करती है, यानी कि सीईसी करता क्या है, जो भी पर्यावरणीय मुद्दे होते हैं उनको निपटान करने का काम करती है। सीईसी के बारे में और चीज़ जान जाते हैं कि पहले तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, यह सांविधिक स्थायी सांविधिक संस्था है या निकाय है। 2002 में एक पुरानी सीईसी थी, ठीक है, जो एडहॉक सीईसी थी, तदर्थ सीईसी थी, ठीक है, एडहॉक सीईसी थी, उसका स्थानीय जो नई वाली सीईसी है वो ले लेगी। इस तदर्थ सीईसी का गठन जो था वो टीएन गोदावर्मन बनाम भारत संघ 1996 वाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए किया गया था। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन वैसे तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मान लीजिए और पूछ लेता है कि टीएन गोदावर्मन वाद या टीएन गोदावर्मन केस जो है वो किससे रिलेटेड था, तो एडहॉक सीईसी जो थी यानी कि सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति, उससे संबंधित है केंद्रीय गोदावर्मन वाद। ठीक है, संरचना क्या होती है कि एक अध्यक्ष होता है, 3 विशेषज्ञ सदस्य होते हैं और 3 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। कार्यकाल 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक एक बार जो है इनको बढ़ाया जा सकता है। इसका मुख्य जो सेवारत अधिकारी होगा वो मुख्य समन्वयन अधिकारी या सीसीओ होता है। यह अधिकारी भारत सरकार के वन उप महानिरीक्षक अथवा निदेशक से नीचे रैंक का नहीं होना चाहिए। कार्य क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी और गैर अनुपालन की रिपोर्ट केंद्र के समक्ष प्रस्तुत करेगी। अगर कोई पालन नहीं कर रहा है तो उसको जो है केंद्र के समक्ष ये रिपोर्ट ले जाकर प्रस्तुत करेगी। अगर पीड़ित व्यक्ति है कोई तो वो भी डायरेक्ट आवेदन कर सकता है। राज्य की असहमति क्या कह रहा है कि यदि कोई राज्य सीईसी की सिफारिश से असहमत है तो ये केंद्र को भेजेगा। इस संबंध में केंद्र का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। अगर केंद्र फिर से निर्णय लेता है कि संबंधित राज्य को इसको फॉलो करना है तो उसको बाध्यकारी रूप से फॉलो करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे आपका आर्द्र भूमियाँ और तटीय भूमि और महासागर। ठीक है, एग्जाम नज़दीक है तो जो टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहा है उनको मैं लेकर के आगे की ओर चल रहा हूँ। ठीक है, तो कल ये जानेंगे हम लोग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि 1 से 2 लेक्चर और लगेगा जब मैं आपका संधारणी विकास और इसके बाद का जो एक टॉपिक है उसको मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, संधारणी विकास के टॉपिक में भी जो चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी उन्हें पहले कवर किया जाएगा और बाकी चीज़ें कहानी जो है वो बाद में कवर की जाएगी। अगर 5वां टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा तो हम 5वां
पाँचवा टॉपिक अगर मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा तो हम पाँचवा पहले स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और उसी तरह से लेक्चर को 2-3 लेक्चर में जो है आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट पहले कवर कर देंगे और उसी तरह से लेक्चर को ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।